हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज अपन अपने सेकंड चैप्टर है उसका नेक्स्ट वाला टॉपिक गाउस का नियम, उसको आप कंटिन्यू करते हैं एग्जाम की दृष्टि से। और इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले जितने भी सारे जो डेरिवेशन वगैरह होंगे वो सारे इसी चीज पर आधारित होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गाउस के नियम की। गाउस का नियम क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन पे या इस पर अपन बाद में चलते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि है क्या चीज। इससे पहले हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, जहां ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका जो पहला भाग था वो हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। और वहां मैंने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको बताई थी कि विद्युत फ्लक्स क्या है। कोई भी बंद पृष्ठ, उस बंद पृष्ठ में से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब पहली चीज तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, अदृश्य होती हैं, तो काउंट तो उनको कर ही नहीं सकते। तो फिर यहां से तो विद्युत फ्लक्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि विद्युत फ्लक्स यदि हमें कैलकुलेट करना है फाई, तो हम क्या कर देंगे, ई वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा देंगे एस वेक्टर के साथ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। एक फॉर्मूला ये था हमारे पास। और अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल नियमित नहीं होते हैं तब मैंने आपको विद्युत फ्लक्स का समाकलन वाला फॉर्मूला बताया था। उस स्थिति में हम ये वाला फॉर्मूला यूज में लेते हैं, फाई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब अपन बात करें तो फिर विद्युत फ्लक्स हम मान लो हमें ई वेक्टर और एस वेक्टर भी ना दिए जाएं, तो फिर हम विद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात करें। तो इसी विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए गाउस ने अपना एक नियम दिया था। गाउस ने क्या बताया कि अगर हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि मान लो कोई भी बंद पृष्ठ दे दिया। अब उस बंद पृष्ठ में हमें क्या दिए जाएंगे, आवेश दिए जाएंगे। जैसे मैं ये कह दूं कि मान लो यहाँ 5 कूलाम आवेश है, यहां मैं कह दूं 3 कूलाम आवेश है, यहां -2 कूलाम आवेश है। तो अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी सभी आवेशों से। 5 वाले प्लस का है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी ऐसे। इस 3 वाले से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर की ओर निकलेंगी इस तरीके से। और 2 वाले में माइनस का है तो उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अंदर प्रवेश करेंगी ऐसे। अब फ्लक्स क्या है, इस बंद पृष्ठ में से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। अब एक बार कैलकुलेट करें, 5 वाले से कितनी बाहर जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 तो जा रही हैं 5 वाले से, आउट हो रही हैं, बाहर जा रही हैं। 3 वाले से कितनी जा रही है, 1 2 3 4, 3 जा रही हैं, सॉरी 4 जा रही हैं 3 कूलाम आवेश से। और माइनस वाले में कितनी अंदर आ रही हैं, 1 2 और 3, तो 3 हैं वो हो रही हैं इन। तो बाहर कितनी निकली टोटल, 8 और 4 12 तो बाहर निकल गई। वापस अंदर कितनी आई, 3 अंदर आई। तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो गया, 9। बट ऐसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हम किसको गिन रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को गिन रहे हैं, वो तो होती नहीं है, वो तो काल्पनिक है। तो फिर फ्लक्स कैसे याद करें, तो इसके लिए गाउस ने तरीका बताया। गाउस के अनुसार कि अगर हमें पृष्ठ दे दिया जाए, उसमें यहां +5 कूलाम आवेश है, यहां 3 कूलाम आवेश है, यहां -2 कूलाम आवेश है, और उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स यदि हमें ज्ञात करना है तो सबसे सिंपल मेथड है, उस पृष्ठ में जितना भी आवेश उपस्थित है उसको जोड़ दो। जितना भी आवेश उपस्थित है उसको जोड़ दो। कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 प्लस के 2 माइनस के 6 बच गए। तो जितना भी आवेश है उसको हमने जोड़ दिया, उसमें भाग दे दो एप्सिलॉन 0 का। एप्सिलॉन 0 यहां निर्वात की विद्युतशीलता, पहले चैप्टर में पढ़ा था 8.85 × 10⁻12, तो वो निर्वात की विद्युतशीलता का भाग दे देंगे, क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। तो फाई = 6/ε0। अब फॉर्मूले के तौर पे ले लें। अब मैं कह दूं ऐसे मान नहीं दिए हैं, अपने को ऐसे दे दिए, यहां Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Qn है। अब अपने को इस बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो इससे संबंधित फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, इसके लिए गाउस की बात करें तो गाउस ने कहा आप उस पृष्ठ में जितना भी आवेश है उसको जोड़ दो। तो Q1 + Q2 + Q3 + Q4 अप टू +Qn, और उसमें भाग दे दो आप एप्सिलॉन 0 का। ये बन गया फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अब इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, समेशन Q आवेशों का योग
और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात किसके बराबर होता है? फ्लक्स के बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। ये गाउस का नियम है। अब चलते हैं नियम पर। अब गाउस का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र कहां से आएगा भाई? ये सारे आवेश हैं, इस चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकालेंगे तो इनके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र विकसित हो गया। उस विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, ये कोई भी एक बंद पृष्ठ ले लिया हमने, इस बंद पृष्ठ से संबंधित किसका मान है? विद्युत फ्लक्स का मान, ये रहा फाई। किस चीज के बराबर? पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश समेशन क्यू की, जितना भी आवेश है उसको जोड़ दो तो समेशन क्यू, वह निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 से डिनोट करते हैं, उसका दे दिया भाग के अनुपात, यानी भाग दे रहे तो के अनुपात के समान होता है। तो ये हमारे लिए गाउस का नियम है। दोबारा, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश, जितना भी सारा आवेश उसको जोड़ दिया, पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के समान होता है। तो ये गाउस का नियम है। अब इसको थोड़ा सा मैं लिखूं तो विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू हो गया समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, जहां समेशन क्यू ये क्या हो गया? पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश, ये है पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश, और एप्सिलॉन नॉट ये है निर्वात की विद्युतशीलता, ये है निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये फॉर्मूला हो गया गाउस के नियम का। अब इसको मैं एक बार समीकरण नंबर 1 दे दूं। अपन ये भी तो जानते हैं कि पीछे अपने पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। भाई ये भी विद्युत फ्लक्स है, ये भी विद्युत फ्लक्स है, इसको दे दिया अपने समीकरण नंबर 2। और दोनों समीकरणों को मैं यदि बराबर कर दूं तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं? दोनों की LHS सेम है तो RHS सेम होगी, तो समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर विल बी इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज गॉस लॉ। ये गाउस का नियम है। तो अब यहां पर देखो, ये जो चीज मैंने सारी आपको बताई है ये निर्वात के लिए बताई है। अगर मेरे पास निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम हो, मान लीजिए कुछ और दूसरा माध्यम ले लिया, जैसे कागज ले लिया, कांच ले लिया, तो किसी दूसरे माध्यम में क्या हो जाएगा तो वो और देख लें। तो निर्वात के अलावा, निर्वात के अलावा अन्य किसी माध्यम में, अन्य किसी माध्यम में हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अन्य किसी माध्यम में हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन 0 नहीं आएगा, अब केवल एप्सिलॉन आ जाएगा। और एप्सिलॉन क्या हो गया? उस माध्यम की विद्युतशीलता, ये भी पहले चैप्टर में पढ़ा। और वहां मैंने आपको ये भी बताया था कि माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता और पराविद्युतांक के गुणनफल के बराबर होती है। तो फॉर्मूला हो गया फाई इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये तो फॉर्मूला काम में लेंगे हम निर्वात के लिए, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम काम में लेंगे किसी दूसरे माध्यम के लिए। अब इस स्थिति में देखें, ये तो हो गया गाउस का नियम। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देख लें, एक दो क्वेश्चन देख लें, एक मिनट यहीं। तो अगर फॉर्मूला अगर हम देखें क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन देखें तो मान लो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक बंद पृष्ठ दे दिया अपने को, उसमें दे दिया यहाँ +4 माइक्रोकुलाम आवेश है, यहाँ -2 माइक्रोकुलाम है, यहाँ 1 माइक्रोकुलाम है। क्वेश्चन आ गया पृष्ठ से संबंधित। और चलो एक चीज और, यहाँ अपने को 3 माइक्रोकुलाम आवेश और दे रखा है। क्वेश्चन आ गया कि इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बताइए कितना होगा। क्या करेंगे? सारे आवेश को जोड़ेंगे। अब मेन चीज, आवेश हमें केवल पृष्ठ के भीतर वाला लेना है। 4 और 1 5, प्लस के माइनस के कितने हैं? 3। तो समेशन क्यू का मान आ गया 4 + 1 - 2। 4 और 1 5 में से 2 गए तो कितने बच गए? 3 माइक्रोकुलाम। अब ध्यान रखना है, बाहर जो आवेश उपस्थित है उसका मान हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि नियम कहता है पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश। हम केवल उसी आवेश को कंसिडर करेंगे जो उस पृष्ठ में शामिल है।
तो समेशन क्यू ये हो गया, तो फाई इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला हम जानते ही हैं। तो समेशन क्यू का मान आ गया 3 माइक्रो, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, और फ्लक्स का मात्रक आपको बताया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, या फिर वोल्ट इंटू मीटर। वो किसका फॉर्मूला हो गया? फ्लक्स का। एक और देख लो, मान लीजिए छोटा सा अपने को क्वेश्चन दे दिया कि एक ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, और इस बंद पृष्ठ के केंद्र पर कह रहा है, गोला ही दे दिया, इस गोले के केंद्र पर क्यू आवेश है। अपने को पूछ लिया जाए बताओ फाई कितना होगा, क्या करेंगे? पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, ये विद्युत फ्लक्स होगा। कई बार क्या दे दिया जाता है, इस पूरे गोले की जगह मान लो हमें अर्ध गोला दे दिया, तो ये अर्ध गोला दे दिया, और अब कह रहा है कि इस अर्ध गोले के केंद्र पर क्यू आवेश, अर्ध गोले के नीचे जो वर्त बन रहा है उस वर्त के सेंटर पर, केंद्र पर कोई आवेश रखा हुआ है क्यू। अब बताओ पृष्ठ में से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? अब इस प्रकार के प्रश्न में दो अलग अलग मेथड से हम ये प्रश्न है वो कर सकते हैं। किस तरीके से? देखो बच्चों, अगर हमें पता है कि उस अर्ध गोले के नीचे जो वर्त बन रहा है उसके केंद्र पर आवेश रखा हुआ है, वहां क्यू आवेश रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कितनी परसेंट यह आवेश चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं छोड़ेगा? तो कितनी परसेंट विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस अर्ध गोले में से गुजरेंगी? तो अगर मान लो ये अर्ध गोला ऐसे है, आवेश यहां रखा हुआ है, तो आधी विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो बाहर निकली गई, इस अर्ध गोले में से आधी गुजरेंगी, तो आधी गुजरेंगी, तो हमें पता है अगर ये पूरा गोला होता तब फ्लक्स का मान कितना होता? इतना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आधा गोला है, आधा गोला है तो आधा हो जाएगा। अगर उस वर्त के केंद्र पर अगर आवेश रखा हुआ है तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो ऐसे में अपने को क्या करना होता है, हम उसको एक ऐसी आकृति में लेंगे, आकृति समरूप लेंगे, एक ऐसी समरूप आकृति में लेंगे ताकि वो जो आवेश है वो उस आकृति के सेंटर में रहे, वो उस आकृति के सेंटर में रहे, वहां से चेंज ना हो। हम उस आवेश की पोजीशन को नहीं बदल सकते। अब मान लो अर्ध गोले के नीचे जो वर्त बन रहा है उस वर्त के यहां आवेश रखा हुआ है, आप कैसी आकृति बनाओगे? तो ऑब्वियसली बात, हम पूरा गोला लेंगे, आकृति समरूप होनी चाहिए, पूरा गोला ले लेंगे। अब हमें पता है कि इस पूरे गोले में से गुजरने वाला फ्लक्स कितना? इतना, अपने को आधा ही तो दिया था, तो आधे में से आधा गुजर जाएगा। अब मान लो ये दे दिया जाए कि इस प्रकार की कोई आकृति दे दी जाए, इस तरीके की, और अपने को कह दिया जाए उसको ऐसे काटा गया है और फिर उसके यहां आवेश रखा हुआ है क्यू। अब बताओ कितना फ्लक्स गुजरेगा? अपन क्या करेंगे, अब अपने को पता आवेश यहां रखा हुआ है तो 25% विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इधर से जाएंगी, कि बाकी की 75% विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो तो इधर से निकल जाएंगी। और इसको शामिल करने के लिए अगर मान लीजिए मैं इसको एक समरूप आकृति में लूं तो अपने को पता है पूरी आकृति में से कितना जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें जो भाग दिया है वो उसका कितना परसेंट है? 25%। तो इसका मतलब अब इस आकृति में से कितना गुजर जाएगा? फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये गाउस का नियम है। इस प्रकार से इस पर आधारित न्यूमेरिकल है वो अपन सॉल्व करते हैं। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनको एक एक करके अपन लेते हैं। तो सबसे पहले गाउस नियम के मुख्य बिंदु, पहला पॉइंट क्या कहता है? किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित आवेश, ये फ्लक्स है, सॉरी, संबंधित फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान केवल पृष्ठ में परिबद्ध आवेश और माध्यम पर निर्भर करता है। ये सबसे मेन थिंग है कि फ्लक्स का मान केवल और केवल दो बातों पर निर्भर करेगा। एक तो उस पृष्ठ में कितना आवेश है और दूसरा हमने माध्यम कौन सा लिया है। इसके अलावा वो किसी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं करेगा। फिर देखो, किसी भी प्रवेशित फ्लक्स का मान हमेशा ऋणात्मक और बाहर निकलने वाला फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। कैसे होता है? देखो, ये मान लो बंद पृष्ठ दे दिया। इस स्थिति में पहले भी आपको बताया था आयताकार आकृति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो इस पृष्ठ में से ये वाला जो पृष्ठ है, इस वाले पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाएंगी। तो E किधर होगा? E की डायरेक्शन, तो E हो गया हमारा इस दिशा में। प्रवेशित पृष्ठ ये है,
इसका क्षेत्रफल हो गया इस डायरेक्शन में, तो ई वेक्टर इधर, एस वेक्टर इधर, दोनों के बीच का कोण 180, cos 180 का मान -1, तो फ्लक्स कितना गया -ES। तो जो प्रवेश करेगा वो नेगेटिव, बाहर जो निकलेगा इस वाली सतह से बाहर निकलेगा, तो इस वाली सतह का क्षेत्रफल एस वेक्टर किधर हो गया, तल के लंबवत बाहर की ओर, ई वेक्टर किधर हो गया इधर, दोनों के बीच का कोण 0, cos 0 का मान 1, तो बाहर निकलने वाला फ्लक्स कैसा हो गया पॉजिटिव। तो प्रवेश करने वाला नेगेटिव और बाहर निकलने वाला पॉजिटिव, तो एक अपने को इस चीज का ध्यान रखना है। तो प्रवेशित फ्लक्स सदैव ऋणात्मक और निर्गत फ्लक्स का मान सदैव धनात्मक होता है। तीसरा पॉइंट लें, विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। थोड़ा सा समझें इस चीज को। मान लो अपने को एक बंद पृष्ठ दे दिया और उस बंद पृष्ठ की आकृति प्रिज्म है, मान लीजिए प्रिज्म आकृति का है, और उस प्रिज्म के यहां आवेश रखा हुआ है Q। एक तो यह आकृति दे दी, एक अपने को गोला दे दिया, उस गोले के बीच में भी Q आवेश रखा हुआ है, एक अपने को क्या दे दिया, एक घन दे दिया, एक अपने को घन दे दिया, और उस घन के केंद्र पर भी Q आवेश रखा हुआ है, और एक मान लो अपने को घनाभ दे दिया, ये अपने को एक घनाभ दे दिया, और इस घनाभ का जो केंद्र है वहां पर भी Q आवेश रखा हुआ है। चार अलग अलग आकृति दे दी, एक प्रिज्म आकृति दे दी, एक गोला दे दिया, एक घन दे दिया और एक घनाभ दे दिया। चारों के केंद्र पर बराबर बराबर आवेश रखा हुआ है। अब अपने से पूछ लिया जाए कौन सी आकृति से गुजरने वाला फ्लक्स का मान सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में चूंकि सबके केंद्र पर आवेश का मान बराबर बराबर है, तो ऐसी स्थिति में पृष्ठ विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, तो फ्लक्स का मान सबके लिए बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सारी आकृतियों के लिए बराबर होगा। अगला पॉइंट है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ में आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। मान लो ये अलग अलग पृष्ठ दे दिए अपने को, अब इसमें दो आवेश रखे हुए हैं, या यूं कह दूं कि एक ही आवेश रखा हुआ है, 2Q आवेश परिमाण का, इसमें उसके दो टुकड़े कर दिए Q और Q, इसमें उसके चार टुकड़े कर दिए Q बटा दो, Q बटा दो, Q बटा दो और Q बटा दो। तीन अलग अलग पृष्ठ हैं, आवेश का मान तीनों में बराबर ही है, 2Q, 2Q एंड 2Q। वितरण अलग अलग तरीके से कर दिया। अपने से पूछ लिया जाए कौन सी आकृति से गुजरने वाला फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा, तो चूंकि तीनों में आवेश का मान बराबर बराबर है, इसलिए फ्लक्स का मान भी तीनों के लिए बराबर ही होगा। अगला पॉइंट देखो, विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ में आवेशों के मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करता है। कैसे, देखो ये पृष्ठ ले लेता हूं, इसमें पहले में क्या किया गया, दो आवेश Q और Q बिल्कुल एक दूसरे के पास, इसमें दोनों के बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ा दी, और इसमें दोनों के बीच की दूरी और थोड़ी सी बढ़ा दी, डिस्टेंस है वो थोड़ी सी चेंज कर दी। अब पहले में दोनों पास पास में है, दूसरे में थोड़ी सी दूरी बढ़ा दी, तीसरे में दूरी और बढ़ा दी। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कौन सी से गुजरने वाला फ्लक्स का मान सबसे ज्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में यहां फ्लक्स का मान तीनों आकृतियों के लिए बराबर बराबर। फिर वही चीज, विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में कितना आवेश है केवल इस बात पर निर्भर करेगा और माध्यम पर निर्भर करेगा, इसके अलावा किसी बात पर निर्भर नहीं करेगा। अगला पॉइंट अपन लेते हैं, गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिसके फॉर्मूले में बट्टे में r स्क्वायर आता है। जैसे विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला देखा KQ/r², गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला आपने पढ़ा था Gm/r²। आगे अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ेंगे μ0/4πr², जिसके बट्टे में r² आता है, केवल उसी के लिए लागू होगा, इसके अलावा नहीं। लास्ट वाला 7th नंबर का पॉइंट है, वो है पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेशों का फ्लक्स में योगदान नहीं होता है। अभी वो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 3 माइक्रोकूलम का आवेश उस पृष्ठ के बाहर था, उसको नहीं जोड़ेंगे, हमें मतलब है केवल उस पृष्ठ में कितना आवेश है। और इसका जो लास्ट टॉपिक है 8वां पॉइंट, वो मैं ले रहा हूं। तो 8th पॉइंट जो है, 8वां पॉइंट अपने को कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान
विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा यदि कि कोई भी एक बंद पृष्ठ दे दिया, इस बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। कब कब, किन किन स्थितियों में फ्लक्स का मान 0 हो सकता है? तो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली देखो, मैं कह दूं उस पृष्ठ में कोई आवेश ही नहीं है, यानी पृष्ठ में कोई आवेश ही नहीं है, तो समेशन क्यू का मान कितना हो गया बच्चों? 0। तो पहला पॉइंट, पृष्ठ में आवेश नहीं है, तो पृष्ठ में आवेश नहीं है तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0। सेकंड पॉइंट मैं कह दूं आवेश तो है, यहां +5 माइक्रोकुलाम, यहां -3 माइक्रोकुलाम, यहां -2 माइक्रोकुलाम, प्लस के 5 माइक्रोकुलाम, माइनस के भी 5 माइक्रोकुलाम, टोटल आवेश कितना हो गया? 0। तो पृष्ठ में आवेश तो उपस्थित है, लेकिन जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो बताओ समेशन क्यू का मान कितना हो गया? 0। तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स का मान भी कितना हो जाएगा? 0। क्या लिखेंगे? पृष्ठ में जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश उपस्थित है, तब भी विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0। तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूं और कब 0 हो सकता है, कि ये हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, एक द्विध्रुव तो यहां रख दिया +q और -q, एक द्विध्रुव यहां रख दिया +q और -q, एक यहां रख दिया +q और -q। अब 3 द्विध्रुव रखे हैं, विद्युत द्विध्रुव किसी बंद पृष्ठ में रखे हैं। प्लस के कितने हो गए भाई? +3q, माइनस के कितने हो गए? -3q। टोटल आवेश समेशन q का मान फिर कितना हो गया? 0। तो ऐसी स्थिति में भी उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0। कब? जब पृष्ठ में एक या एक से अधिक विद्युत द्विध्रुव उपस्थित हैं। जब उस पृष्ठ में एक या एक से अधिक विद्युत द्विध्रुव उपस्थित हैं, तो उस स्थिति में भी फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0। और चौथा पॉइंट, E वेक्टर और S वेक्टर अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, क्योंकि फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बताया था? φ = ES cos थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 का मान 0, विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0। तो अगला पॉइंट क्या हमारे पास? यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, वो आपको एग्जाम्पल ही बताया था मैंने कि मान लीजिए पृष्ठ ऐसे रख दिया, ये बंद पृष्ठ है, इसको ऐसे रख दिया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इधर जा रही हैं, और इस पृष्ठ का जो सतह है, इसके सतह के क्षेत्रफल की दिशा होगी लंबवत ऊपर की ओर, तो S वेक्टर तो हो गया ऊपर, E वेक्टर हो गया इधर, दोनों के बीच का कोण 90, cos 90 का मान 0। तो ऐसी स्थिति में भी फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो अपने को ध्यान में रखने हैं। इसके आगे का अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में।